हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग 21 to 40 तक आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो पे हम लोग जो है 1 to 20 यानी कि 1 से लेके 20 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों का एग्जाम का जो है टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट प्रैक्टिस यदि नहीं किए है तो अभी भी आप लोगों के पास समय है। कम से कम आप लोग 10 सेट आप लोग ज़रूर लगा के जाए। तो आप लोग करेंगे क्या, अभी भी टाइम बहुत ही कम बचा हुआ, तो फिर भी आप लोग जो स्पीड क्या करेंगे बढ़ा के आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपको एग्जाम में जो बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। और कुछ ऐसे ट्रिक भी बताए गए हैं किस तरह से आप लोग जो है जो पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड के सहारे से आप लोग जो है 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो उससे भी आसानी होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। तो छोटे आकार वाले जो वृक्ष और घास होते हैं तो घास स्थलों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे कथन बिल्कुल सही बोल रहा है। तो उसके बाद कारण में हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पे कि आर्द्रता की जो मात्रा होती है वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे कथन और कारण आपका दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इस अनुसार से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवनें है। तो अस्थाई पवनें कौन सी है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें, उसके बाद लू और मानसूनी पवनें, समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें। तो आपका जो व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें जो होती है वे आपका जो है अस्थाई पवनें के अंतर्गत आ जाता है। तो व्यापारिक पवन और पश्चिमी पवन आपका जो है अस्थाई पवन के अंतर्गत आएगा। तो अस्थाई पवन हो जाएगा व्यापारिक और पश्चिमी पवन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पवनों के बारे में दिए गए कथनों ए और बी पर ध्यान दें। फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है या बहती है। तो ये बिल्कुल सही है। हवा जो हमेशा जो है जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर ही मतलब कि गमन करती है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो पवन जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, बिल्कुल यहाँ पे सही बोला जा रहा है। चलिए उसके बाद सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग देखते हैं। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। तो आपका जो फर्स्ट कथन में जो बोला जा रहा है कि पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती, बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके बाद पवन की दिशा का निर्धारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, ये भी सही है। लेकिन आपका जो कथन बी जो है सही व्याख्या नहीं करता है। ए का सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका, विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो विभिन्न जलवायु दशाओं के कारण ही यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। तो ये देखिए यहाँ पे केवल वर्ड लगा हुआ है। तो सीटेट में आप लोगों को बोले जब भी केवल वर्ड लगा हुआ रहता वो ऑप्शन गलत ही होता है। केवल का मतलब होता है निगेटिव टैग वर्ड। तो निगेटिव टैग वर्ड यहाँ पे केवल है। तो किसी क्षेत्र पर जो विशेष जो प्राकृतिक वनस्पति होती है क्या वह केवल वर्षा पर निर्भर करती है, केवल वर्षा पर निर्भर नहीं करती है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका जो है सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा। सिर्फ आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है यानी कि ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है आपका, लौ अयस्क के संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। तो लौ अयस्क के बारे में बताना कि प्रिंस जो चार्ल्स नामक पर्वत है वो कहाँ पे है। तो अंटार्कटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। उसके बाद है, दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं।
तो दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? तो संसाधन में परिवर्तित करने के लिए आपका जो समय और प्रौद्योगिकी जो है और जो है ज़रूरत। तो यहाँ पे आपको बताना, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को आप जो है उसको जो संसाधन में परिवर्तित करने के लिए आप लोग क्या कर सकेंगे, मतलब किसके द्वारा परिवर्तित करेंगे? तो आपके पास समय और प्रौद्योगिकी यानी कि ऑप्शन ए और बी, इन दोनों के सहारे आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समय और प्रौद्योगिकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो रोपण कृषि, तो मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत में चाय, ये सारे आपका जो है रोपण कृषि यानी कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो ए, बी, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मक्का का बात यहाँ पे जैसे कनाडा में बोला जा रहा, तो मक्का आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो मक्का जो है लगभग जो विभिन्न प्रकार के, मतलब कि लगभग सभी प्रकार के जलवायु में उपजाई जाती है, पाई जाती है। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय का बात किया जा रहा, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में आपका मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत में चाय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है आपका समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन पर किस धर्म को अपनाया? तो सिंपल है कि भीमराव अंबेडकर जो है साहब जो है कौन सा धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? तो विविधता के बारे में बताना कि क्या नहीं है उदाहरण। जैसे विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता जो है हमेशा जो है पॉजिटिव टैगवर्ड के जैसा काम करता है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और इसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि विविधता क्या होता है। तो विविधता मतलब होता है क्या, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहने के बावजूद भी उसमें जो यूनिटी, उसमें जो संस्कृति देखी जाती है वही तो विविधता है। और विविधता हमेशा समझने में हम लोगों को मदद ही करता है। चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। एक गाँव में अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं या लोग हैं जो अलग अलग धर्मों के पालन करते हैं, बिल्कुल सही बात, ये भी एक विविधता है। एक गांव में अलग अलग जातियों के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। उसके बाद है एक गांव में सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं, ये भी विविधता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 को आप लोग पढ़ेंगे कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जा सकता है। एक जो है जो श्रेणीबद्ध तरीका होता है उस तरीके से देखा जा सकता है, ये जो आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं में था। तो ये सारे ऑप्शन जो है एक ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 ये जो विविधता के बारे में सही उदाहरण पेश कर रहा है, बट आपका जो है सेकेंड वाला ऑप्शन जो ये विविधता के बारे में गलत बता रहा है। अलग अलग जाति के लोग हैं तो जिन्हें हम लोग पदानुक्रमित यानी कि श्रेणी में हम लोग नहीं देख सकते। अलग अलग जाति के तो वह अपने अपने धर्मों को भी मान सकते हैं, ये विविधता होती है, न कि उसे पदानुक्रमित तरीके से देखा जाना, ये विविधता होती है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर नहीं में है, तो नहीं का जवाब नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो इसे जो है राज्यसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग जो है उच्च सदन भी बोलते हैं। तो राज्यसभा का प्रचलित नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो प्रचलित नाम आपका राज्यसभा है, जिसमें कि कितने सीटें होती है? तो इसमें 245 सीट, और ये जो है एक अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? अस्थाई सदन होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये अस्थाई सदन है जिसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल में क्या होता है? सेवानिवृत्त होता है। तो 1/2 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये अस्थाई सदन होता है। इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था काउंसिल ऑफ स्टेट्स भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो राज्यसभा। तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों किसका अंग है? तो संसद का अंग है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है संसद में प्रश्नकाल डैश सुनिश्चित करता है। तो संसद में प्रश्नकाल जो है क्या सुनिश्चित करता है?
तो संसद में प्रश्नकाल आपका जो कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना होगा कि इनमें से बाजार का प्रकार क्या नहीं है। जैसे साप्ताहिक बाजार, ये एक बाजार का प्रकार है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी है। मॉल, ये भी है। आपका जो दादन व्यवस्था, ये जो आपका बाजार का प्रकार नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। तो इसमें क्या नुकसान होता है दादन व्यवस्था में बुनकर को, वही आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए, बाजार में कपड़े का मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें सारा मुनाफा कौन कमाता है, सारा मुनाफा जो है इसमें व्यापारी को हो जाता है। तो यही दादन व्यवस्था में जो है बुनकरों का नुकसान होता है। तो दादन व्यवस्था में बुनकरों का क्या नुकसान है कि इसमें जो मूल्य जो नियंत्रण होता है, इसमें जो बुनकर के पास मूल्य नियंत्रण नहीं होता और सारा का सारा मुनाफा व्यापारी ले लेता है। तो यही आपका नुकसान है किसको, बुनकर को। किस व्यवस्था में, दादन व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आपका, रोज पार्कस ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए का नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद है आपका, आंगनबाड़ी क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी क्या है। तो आंगनबाड़ी आपका जो एक बालगिरी है। आंगनबाड़ी क्या है, तो आंगनबाड़ी एक बालगिरी है जिसका उद्देश्य होता है कि छोटे बच्चे का स्वास्थ्य, पोषण और विकास करना। और इसका जो स्थापना जो है, आंगनबाड़ी का स्थापना आपका जो है 1975 में, कब, 1975 में जो है आपका इसका स्थापना किया गया था। तो 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत जो है ICDS जिसको बोला जाता है, इस कार्यक्रम के तहत इसका जो स्थापना होता है। तो आंगनबाड़ी का स्थापना 1975 याद रखेंगे। और ये जो है बालगिरी आपका संबंधित हो जाएगा जिसमें बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और विकास का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका, किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता। जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का भौतिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसे न्यायालय में जाने का जो अधिकार जो है कौन सुनिश्चित करता है। तो उसे न्यायालय में जाने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसे जो है स्वतंत्रता देती है, जो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत है। तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। तो ये तो आपका जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। फर्स्ट है कि मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। तो यहाँ पर तो एक प्रकार से पूरे यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है दुरुपयोग की कोई बात ही नहीं है। तो मंत्री जो है कोई ठोस तकनीकी है, उस कारण से परियोजना को मंजूरी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो है दुरुपयोग नहीं हो रहा। चलिए अगले ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। तो ये फिर यहाँ पर तो आपका जो है दुरुपयोग हो रहा है बिल्कुल, कि एक उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। तो ये एक तरह से दुरुपयोग सत्ता का हो रहा। उसके बाद देखिए, कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। यहाँ पर भी तो आपका जो क्या हो रहा, दुरुपयोग हो रहा सत्ता का। तो सी भी आपका दुरुपयोग कर रहा है, बी भी दुरुपयोग कर रहा है, सिर्फ आपका ए दुरुपयोग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कौन दुरुपयोग कर रहा है, तो आपका बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के ही आंसर उसका कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो है गलत ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। सीटेट का मतलब ही होता है कि आप जो है सारे का सारे ऑप्शन को जरूर पढ़ें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो भारत में न्यायपालिका के बारे में बताना कि कौन सा वाक्य सही है। तो सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है कि न्यायपालिका के विभिन्न एक दूसरे
एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद चौथा वाला ऑप्शन को आप लोग जब देखेंगे कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर जो होता है एक दूसरे स्तर के अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं, ये बिल्कुल आपका जो सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो यहाँ पे है कि हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके डैश के कारण बनती है। तो किसी भी समुदाय में जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनती है वो अक्सर किस कारण से बनती है, तो वह जो आपका हाशिएकरण के कारण बनता है। हाशिएकरण क्या होता है कि समाज में मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के द्वारा से जब वंचित रह जाता, शिक्षा से या आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, जब वह समाज में पूरे हाशिए पे खड़ा होता, पायदान पे खड़े होते हैं, जिससे उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता, उस चीज़ से वंचित होता, उसे हम लोग बोलते हैं हाशिया। तो वो उन्हीं के कारण से रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर क्या होता है, कारण बनता है। तो किसी भी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर जो हाशिएकरण के कारण बनती है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो है 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। जो रेस्ट 20 क्वेश्चन बचा है तो उसे भी हम लोग जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।